सो गुड आफ्टरनून आप सभी को। कैसे हो, सब बढ़िया? तो कॉपी दिखाओ, प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। तो आपकी क्लास कितने दिन से नहीं हुई? शायद 3 दिन हो गए। नहीं मेरी इकोनॉमिक्स की उस दिन हुई नहीं थी। उस उसके बाद 2 दिन के आपके वैसे ही क्लासेस नहीं, फिर भी आपने बैकअप नहीं देखा। किस किस का बैकअप पेंडिंग है प्रीवियस क्लासेस का? आपका भी तो है। तो हैंड रेस क्यों नहीं कर रहे हो आप? और किसका बाकी है? सागर का पूरा है। तो फिर मैं पूछ क्यों रही हूँ यहाँ पे? मैं आप ही लोगों से पूछ रही हूँ, कब करोगे? हाँ मतलब ऐसे मैं सबसे पूछूं कि आपका हुआ, ऐसे ऐसे पूछना है क्या? योगेश बोल रहे हाँ ऐसे ही पूछना है। जिसके पूछिए, आपकी कॉपी दो। बुक के इलस्ट्रेशन किए थे प्रीवियस क्लास में हमने, इनकम मेथड से। हम्म, मतलब क्लास में कर रहे थे वहां तक हो गए। देखिए हम पढ़ रहे थे मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। 3 मेथड होते हैं, कौन कौन से? वैल्यू एडिशन मेथड, जिसको प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, एक इनकम मेथड होता है और एक एक्सपेंडिचर मेथड होता है। कौन कौन सा पढ़ लिया हमने? वैल्यू एडिशन और इनकम मेथड। वैल्यू एडिशन में जो हम कैलकुलेट करते हैं बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू आती है? एक वैल्यू एडिशन मेथड पढ़ा था, इनकम मेथड, और ये बाकी हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडिशन क्या बोलता है? एक इकोनॉमी में जिस जिस लेवल पे वैल्यू एडिशन हुआ है सभी का टोटल कर दो तो क्या आ जाएगी? जीडीपी आ जाएगी। वैल्यू एडिशन से कौन सी वैल्यू आती है? जीडीपी, मार्केट प्राइस। ठीक है। इनकम मेथड में क्या बोला था? कैसे निकालते हैं इनकम मेथड? हाँ, इससे बाय डिफॉल्ट कौन सी आती है? एफसी। क्या क्या कैलकुलेट होता है इसमें? कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, प्लस आरआईपी, प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ, ठीक है, ये सारा कैलकुलेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एनएनपी फैक्टर को। अब किससे देखनी है हमको? एक्सपेंडिचर मेथड से। कैसे आएगा एक्सपेंडिचर मेथड से? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, इसको हम मॉड्यूल से देखेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है? इन द एक्सपेंडिचर अप्रोच also called income disposable approach, national income is the aggregate final expenditure। तो इनकम एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करेंगे? एग्रीगेट फाइनल एक्सपेंडिचर लेंगे। कौन कौन से एरिया का? इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जीडीपी एमपी। अब यहां से भी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू आएगी कौन सी आएगी? जीडीपी एमपी ही आएगी। दोनों में, वैल्यू एडिशन में भी जीडीपी एमपी आता है और एक्सपेंडिचर मेथड में भी जीडीपी एमपी आता है। बस जो आपका इनकम मेथड है वहां पे क्या आती है? एनएनपी फैक्टर कोर्स आती है। किस किस को इंक्लूड करना है? पहला दे रखा है सी, इसको बोलते हैं, अगर आपको ऐसे ध्यान रखना हो, सी
कोई बात नहीं, अभी सही कर लेंगे। सी का मतलब क्या होता है? ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब एक इकोनॉमी में कंज्यूमर ने, आपने और हमने कितना गुड्स और सर्विसेज पे फाइनल एक्सपेंडिचर किया है, उन सभी कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर का टोटल। टू मेजर दिस द वॉल्यूम ऑफ फाइनल सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर हाउसहोल्ड एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउसहोल्ड एक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन नॉट फॉर यूज इन प्रोडक्शन आर मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस एंड देन समेशन इज डन। बोला गया आपने जितनी चीजें खरीदी, समझ लीजिए आपने 100 यूनिट खरीदी, ये आपका कंजम्पशन था। एक खरीदी थी आपने 10 रुपए की, तो कितनी हो गई वैल्यू? 1000 रुपए। तो इसी को बोला गया समेशन कर देंगे, आर मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस एंड देन समेशन इज डन। इट ऑल्सो इंक्लूड द वैल्यू ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट विच आर प्रोड्यूस फॉर ऑन कंजम्पशन। जैसे किसान है, फार्मर, उसने खुद के खेत में जो वीट उगाया था, गेहूं उगाया था, खुद के ही कंजम्पशन के लिए यूज कर लिया, तो वो एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि वो खुद का गेहूं यहाँ से यूज ना करता तो कहीं और से खरीदता, और कहीं और से खरीदता तो वहां पेमेंट करना पड़ता। तो आपने जो गुड्स प्रोड्यूस किए थे और खुद ने ही उसका क्या कर लिया, कंजम्पशन कर लिया, उसकी वैल्यू भी इसके अंदर इंक्लूड होगी, किसके अंदर? एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर। इसको क्या हो गया? Primary product which are produced for own consumption by the household, payment for domestic services which one household render to another, the net expenditure on foreign financial assets or not net foreign investment, land and residential building purchase or constructed by household are not part of PFEC। तो इसमें बोला गया अगर आप लैंड खरीदते हो ना, तो आपका फाइनल कंजम्पशन का पार्ट नहीं है। लैंड कहाँ जाएगा अभी हम देखेंगे, जैसे C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये जो लैंड खरीदी ना वो आपका खर्चा नहीं है, क्या है वो? इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो कंजम्पशन के अंदर आपने कैपिटल गुड्स पे जो खर्चा किया है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि कैपिटल गुड्स पे जो खर्चा होता है उसको इन्वेस्टमेंट मानते हैं, ना कि खर्चा। लैंड एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग परचेज और कंस्ट्रक्टेड बाय हाउस होल्ड आर नॉट पार्ट ऑफ PFAC, मतलब कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। तो इन्वेस्टमेंट का एक और नाम है, क्या है? ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हो या इन्वेस्टमेंट लिखा हो, एक ही बात होती है। Thus, only expenditure on final goods and services produced in the period for which national income is to be measured and net foreign investment are included in the expenditure method of calculating national income। तो हम इसको अब नोट करेंगे चारों को। चलिए इसमें लिखिए, हेडिंग डालिए एक्सपेंडिचर मेथड थर्ड। सी मतलब एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? विल नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग या कैपिटल गुड्स। क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग को यहाँ पे क्या बोला गया है? ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है, और इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा? इस आई के अंदर आएगा। और इंक्लूड में क्या लिखा था? सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो यूज किया है उसको क्या मानेंगे? एक्सपेंडिचर मानेंगे, वो इंक्लूड होगा। आई मीन्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट मीन्स ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन. That means expenditure on कैपिटल गुड्स. जी का मतलब, इसको इधर लिख देते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट किसी भी इकोनॉमी में जितना एक्सपेंडिचर करेगा वो सारा कहाँ पे आ जाएगा, एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर. जी, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट. और एक्स माइनस एम का मतलब क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट अगर यहाँ पे ग्रोथ गिवन है और आपको नेट कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है तो कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है. इन्वेस्टमेंट किस पे होता है, कैपिटल गुड्स पे. और कैपिटल गुड्स की वैल्यू कैसे कम करते हो, डेप्रिसिएशन से. तो अगर नेट कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है तो ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन में से डेप्रिसिएशन को लेस कर दो तो नेट आ जाएगा. ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे आगे तब समझ में आ जाएगा. चलिए, नेक्स्ट बी क्या दे रखा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. सिंस द कलेक्टिव सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट सच एज डिफेंस. डिफेंस और एजुकेशन पे खर्चा कौन करती है, गवर्नमेंट करती है. उस दिन कहाँ से की थी हमने कम सेटिंग्स, इस पे, इस कौन सा, अच्छा अच्छा, ठीक है. अब ठीक लग रहा है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल वैसे आपको याद तो रहता है, मैं तो भूल जाती हूँ कहाँ से होती है. वेरी गुड. इसलिए आपका दिमाग तो बहुत ब्राइट है लेकिन वो पढ़ाई पे नहीं जा रहा है, इसलिए ना पढ़ाई पे फोकस कीजिए योगेश. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. डिफेंस पे खर्चा करती है कौन करती है, गवर्नमेंट करती है. पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट बनाएगी. एजुकेशन पे खर्चा करेगी गवर्नमेंट करेगी. तो सारे क्या हो जाएंगे, एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट सच एज डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेट्रा are not sold in the market. The only way they can be valued in money terms is by adding up the money spent by the government in the production of these services. जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स बने हुए हैं, ठीक है, समझ लीजिए वहां पे वैसे तो होती नहीं है, फीस तो पे करनी नहीं पड़ती है, लेकिन सर्विसेज तो दे रही है ना गवर्नमेंट. गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पे आप जो पेशेंट ने जाके पैसा दिया है वो तो होता ही नहीं है क्योंकि फ्री में इलाज होता है बहुत सारी चीजों के लिए. तो वहां पे क्या होता है, जो गवर्नमेंट ने टोटल एक्सपेंडिचर किया है उस हॉस्पिटल को बनवाने में या स्कूल बनवाने में, उसके बाद उनका जो भी उसकी वजह से लोगों को फायदा होगा उन सब की वैल्यू का क्या कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो. उससे क्या मिल जाएगी आपको, नेशनल इनकम मिल जाएगी.
This total expenditure is treated as a consumption expenditure of the government. Government expenditure on pension, scholarship, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एक्सेट्रा शुड बी एक्सक्लूडेड. ये वाली बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है. तो वापस इधर आ जाइए जहां हम नोट कर रहे थे, पेंशन, स्कॉलरशिप एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस. इसे में लिखना गवर्नमेंट वाले में एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट. ट्रांसफर पेमेंट्स will not include in national income. और ट्रांसफर पेमेंट होते हैं हमारे, फॉर एग्जाम्पल किसी को पेंशन मिल रही है वो भी नहीं होगी, स्कॉलरशिप मिली है वो भी नहीं होगी, और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिला है वो भी इंक्लूड नहीं होगा. अब क्यों नहीं होगा वो आप मुझे बताएंगे. बिल्कुल लॉजिकल बात है कि क्यों नहीं होगा. ट्रांसफर पेमेंट एक्सक्लूड होता है. कौन कौन से? पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया. बताइए क्यों नहीं होगा. तो ले तो हम गवर्नमेंट का ही तो ले रहे हैं, तो ये भी गवर्नमेंट ने किया है, फिर इसको क्यों नहीं ले रहे हैं? सही बताया. स्किल्ड मतलब ये कोई प्रोडक्टिव खर्चा नहीं है. गवर्नमेंट ने पेंशन आपको ऐसे ही दी है. जैसे कोई रिटायर्ड हो गया पर्सन, अब उसको पेंशन मिल रही है, अब थोड़ी ना वो काम कर रहा है, उसकी जो भी वर्किंग कैपेसिटी थी वो तो खत्म हो चुकी है. इसका मतलब इस पेंशन को खर्चा करने से इकोनॉमी में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ये फालतू का खर्चा है, मतलब ये अनप्रोडक्टिव खर्चा है. दूसरा स्कॉलरशिप हुई, स्कॉलरशिप आपने रिसीव करने के लिए इकोनॉमी में कोई प्रोडक्शन नहीं किया था, वो तो आपने कोई परफॉर्मेंस बढ़िया की थी इसलिए आपको स्कॉलरशिप मिल गई. इससे गुड्स और सर्विसेज में कुछ भी एनहांसमेंट नहीं हुआ है, इसलिए स्कॉलरशिप भी इंक्लूड नहीं होगा. अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आपने कुछ किया ही नहीं, आप घर पे बैठे हो, आपको जॉब नहीं मिल रही, गवर्नमेंट आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रही, तो इससे इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज में इंक्रीमेंट हो रहा है? नहीं हुआ है. तो आपको तो सीधा सीधा देखना है, जिस भी खर्चे से गुड्स और सर्विसेज इंक्रीज ही नहीं होते, लोगों को बेनिफिट वाली बात में अगर गुड्स एंड सर्विसेज पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है तो उस इनकम को हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे. इनको एक टर्म में क्या बोलते हैं? ट्रांसफर पेमेंट. तो आपका एमसीक्यू भी आता है इसमें से कि नेशनल इनकम में कौन कौन सी इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता. तो अगर तीनों दे रखे हो तो तीनों आ जाएगा. अगर एक सिंगल वर्ड दे रखा हो ट्रांसफर पेमेंट, तो सिर्फ ट्रांसफर पेमेंट आपको टिक करना है. ट्रांसफर पेमेंट किसी भी इनकम में इंक्लूड, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगे. अभी हम एक इनकम पढ़ेंगे, पर्सनल इनकम. इसको भी समझ लीजिए, अभी यहाँ पे बाद में डिटेल में देखेंगे. अभी तो हम पढ़ रहे थे, अभी हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम, और एक हम पढ़ेंगे पर्सनल इनकम, पीआई. ये तो है नेशन की, ये क्या है? पर्सनल, मतलब आपकी और मेरी. यहाँ पे हमने क्या किया है? ट्रांसफर पेमेंट को एक्सक्लूड, क्योंकि इससे नेशनल की जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें कोई एनहांसमेंट नहीं हुआ है. लेकिन पर्सनल की बात करूँ, जैसे मेरी है, मेरे को स्कॉलरशिप मिली तो मेरे लिए तो बेनिफिशियल है, तो यहाँ पे जो मैंने एक्सक्लूड की थी स्कॉलरशिप, यहाँ पे वापस क्या कर दूंगी? इंक्लूड कर दूंगी. वहां तो मैंने पेंशन को एक्सक्लूड कर दिया था, लेकिन वो मेरी पर्सनल इनकम तो है, तो यहाँ पे वापस पेंशन को ऐड कर देंगे. वहां पे तो आपने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस को एक्सक्लूड कर दिया था, लेकिन वो पर्सनल इनकम तो हो सकती है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे. तो जो चीज आपने नेशनल इनकम में एक्सक्लूड की थी उसको पर्सनल इनकम में वापस क्या कर देंगे? इंक्लूड कर देंगे. तो ये सारे इंक्लूड नहीं होंगे. ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है. ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज दैट part of the country's total expenditure which is not consumed but added to the nation's fixed tangible assets. तो आपने कैपिटल खर्चा जितना भी किया है सारा का सारा क्या है? इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल फॉर्मेशन है. एंड स्टॉक, इट कंसिस्ट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक. तो फिक्स्ड एसेट्स पे जितना खर्चा हो रहा है और जो कि क्या है? सारी की सारी टेंजिबल है, उसको क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट मतलब फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फ्यूल, फिनिश गुड्स एंड सेमी फिनिश गुड्स अवेटिंग कंप्लीशन. दस ग्रोस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी. मशीनरी और इक्विपमेंट भी क्या होता है आपका? पहले ही देख लिया हमने. जब हमने इनिशियली क्या देखा था? कंजम्पशन वाला देखा था, वहां पे हमने इसको एक्सक्लूड किया था क्योंकि कंजम्पशन के अंदर नहीं आता है, ये किसके अंदर आता है? इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है.
and on account production of machinery and equipment, expenditure on construction, expenditure of changes in the inventories, expenditure on the acquisition of valuables such as jewelry and works of art. तो इसका मतलब जो चीजें बहुत टाइम तक काम आती है उसको हम क्या मान सकते हैं, इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं। कैपिटल जो एक्सपेंडिचर होता है उसकी डेफिनेशन ही क्या होती है, वो एक्सपेंडिचर जो आपको आने वाले बहुत सालों तक क्या देगा, बेनिफिट देगा। तो यहाँ पे मशीनरी, इक्विपमेंट, ज्वेलरी, आर्ट ऑफ वर्क क्या हो गया, आपको आने वाले सालों तक बेनिफिट देगा। तो इसलिए क्या माना जाएगा, एक्सपेंडिचर ना मान के क्या मानेंगे, इसको इन्वेस्टमेंट मानेंगे। लास्ट दे रखा है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का सिंपल सा मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब देखिए इंडिया में क्या होता है, चलो इसको भी बाद में देखेंगे, पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। नेट इंडिया में एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, इंपोर्ट ज्यादा होता है, इंपोर्ट ज्यादा होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे वो आता तो है नेट इंपोर्ट आता है। नेट एक्सपोर्ट आर द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब फॉर्मूला दे रखा है, जीडीपी एमपी कैसे निकलेगा, कंजम्पशन, कंजम्पशन कौन सा आ गया इसके अंदर, दोनों आ गए, गवर्नमेंट का भी आ गया, प्राइवेट का भी आ गया। जीडीएफसी का मतलब क्या है, ग्रोस ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट, और इसका मतलब क्या है, नेट एक्सपोर्ट। अब आपको जीडीपी एमपी से, जीडीपी एमपी तो सिंपल सा लिखा है, सी प्लस आई प्लस यही लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है, अब जीएनपी एमपी पे जाना है, किससे, जीडीपी एमपी से, तो किसका एडजस्टमेंट करोगे, ग्रोस और ग्रोस सेम है, एमपी और एमपी सेम है, सिर्फ डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो किसका एडजस्टमेंट करोगे, एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अगर डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम आ जाएगी। मतलब आपने क्या किया है, डोमेस्टिक के अंदर फैक्टर इनकम टू अब्रोड को तो क्या किया है, लेस, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड कर दिया। तो इसका इससे क्या आ जाएगी, डोमेस्टिक इनकम नेशनल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसको एक बार देख छोड़ो, यहाँ पे आओ, पहले क्वेश्चन करेंगे। यार तो हमने कर लिया था ना, नाइन्थ, नाइन्थ हो गया था और टेंथ भी हो गया था, 11th करेंगे। चलो, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना ही है ना। चलो करके बताओ इसको, कॉपी में फटाफट 1 मिनट के अंदर। आपको वैल्यू रिलेशन मेथड से क्या कैलकुलेट करनी है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैल्यू एडिशन मेथड से जो बाई डिफॉल्ट वैल्यू आती है कौन सी आएगी, और नेशनल इनकम मतलब क्या होता है, एनएनपीएफसी। तो पहले तो जीडीपी एमपी निकालो, जीडीपी एमपी को किस में कन्वर्ट करना है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में, करके बताइए। ये तो फटाफट हो जाना चाहिए, 2 मिनट भी नहीं लगने चाहिए इसमें। इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेस करते हैं हर लेवल पे, उसको हटाना है, वो आ जाएगी फिर जीडीपी एमपी। फिर आपको एडजस्टमेंट किसका करना है, डेप्रिसिएशन का और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का। और एमपी को एफसी में कन्वर्ट कर रहा है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कॉपी में स्टेप बाय स्टेप करो, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेटर पे नहीं करना है, गलत हो जाएगा। हाँ 48, 100, ये तो जीडीपी एमपी आ गया। हाँ हाँ ठीक है, अब आपको चलो यहाँ तक हो गया, पहले कॉपी में इसको यहाँ तक करो, फिर जीडीपी एमपी को किस में कन्वर्ट करना है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में, फिर तो इजी हो गया बिल्कुल। ग्रोस को नेशनल नेट में कन्वर्ट करो, डोमेस्टिक को नेशनल में, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में।
देखिए जीडीपी एमपी तो कैसे आएगा, हर लेवल पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हटाना है। प्राइमरी सेक्टर का 2000 हो गया, इसमें से 200 हटा दो, सेकेंडरी के 2800 में से 800 हटा दो, और ट्रेजरी में से 1600 में से 600 हटा दो। उसके बाद जो वैल्यू बची तीनों को ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा जीडीपी एमपी, फिर शायद इतना ही आएगा 4800। अब आपको जीडीपी एमपी को किस में कन्वर्ट करना है, एनएनपी एफसी में। $4600। और बताइए, मुझे नहीं पता कितना आ रहा है, यही आ रहा है 4600। ठीक है, और भी बताइए, फिर करते हैं। क्या हुआ, जिसका जरूरी नहीं है सही आंसर हो, मुझे भी नहीं पता है, कोई दूसरा आया तो वो भी बताओ। कितना आ रहा है, माइनस होगा, डोमेस्टिक से नेशनल में जाओगे माइनस होगा। चलो इधर देखो ऑप्शन, इतनी देर में तो आपका हो जाना चाहिए था। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वैल्यू एडिशन मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। अब चलो, अब कोई बात नहीं करेगा, अब आपका टाइम ओवर हो चुका है। जीडीपी एमपी से एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो जीडीपी एमपी तो आपको आ गया इजीली। प्राइमरी सेक्टर का जितना वैल्यू एडिशन दे रखा है उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हटा दो, आ गया ना, पक्का। सेकेंडरी वाले से बताओ कितना कितना है, बुक है किसी के पास अभी। 2000 में से 200 गए, तो यहाँ पे कितना बचा, 1800। प्राइमरी सेक्टर का वैल्यूएशन कितना है, 1800। सेकेंडरी सेक्टर का कितना है, 2000, और इसका कितना है, 1000। इन तीनों को टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीडीपी एमपी कितना आ गया, 4800। इसको मैं यही कर देती हूँ, इजीली हो जाएगा। ये आ गया हमारा जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी कितना आया, 4800। हमें जाना है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे। तो जीडीपी एमपी में क्या क्या एडजस्टमेंट होंगे। पहली बात तो आप इसको देखो, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है, इसका मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसमें क्या हो चुका है, ऑलरेडी मार्केट प्राइस में ऐड हो चुका है। मार्केट मार्केट प्राइस में क्या है, ये ऑलरेडी ऐड हो चुका होता है। आप लोग कंसेप्ट कैसे भूल गए, माइनस होगा ना। आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, आपने मार्केट प्राइस निकाली है, आपने मार्केट प्राइस निकाली। अब तो मुझे बहुत पीछे लग गए वापस। ये कितना आया, 4800। देखिए एक बार इधर देखिए, ये 4800 आया। नेट फैक्टर इनकम अवरोध कितना दे रखा है हमें, -30। और डेप्रिसिएशन कितना है, 470। और एक वैल्यू दे रखी है हमें, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जीडीपी एमपी तो हमारे पास है, इसको एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। आपको पूरा एक साथ करना ही नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप करना होता है। लास्ट से देख लो,
एमपी वाली वैल्यू हमारे पास है कितनी 4800, हमें एफसी पे पहुंचना है। मार्केट प्राइस में जब मतलब सेलर ने गुड्स सेल किया होगा तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो उसने ऐड किया होगा ना। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। जब भी उस पर्सन ने अपना गुड्स सेल किया था मार्केट प्राइस पे तो इनडायरेक्ट टैक्स, आप सेलर हो, आपने गुड्स सेल किया तो इनडायरेक्ट टैक्स आपने ऐड किया होगा और सब्सिडी लेस की होगी। जाना किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे। इसका मतलब इसमें एनआईटी ऐड है तो फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या होगा, लेस होगा। तो 4800 में से -300 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, किस पे पहुंचना है, नेशनल पे, और यहाँ क्या दे रखा है, डोमेस्टिक पे। एनएफआई को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस में दे रखी है। माइनस में दे रखी, इसका मतलब क्या हुआ है, फैक्टर इनकम टू अब्रोड तो हुआ है ज्यादा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हुआ है कम, तो यहाँ पे ये माइनस ही होगी। और इसके बाद क्या करना है, ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करना है। डेप्रिसिएशन क्या होगा, लेस होगा। डेप्रिसिएशन कितना है, 470, 4000 आ रहा है। सही है। अब तो किसी को कोई डाउट है इसमें, इसका देखते कितना आंसर। देखो 4000 करोड़ आ रहा है। आप फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में बार बार गलती क्यों करो, सबने की और गलती, ऐसा नहीं कि किसी एक ने भी सही किया हो। अब समझ में आ गया, स्टेप बाय स्टेप करना है। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में, डोमेस्टिक को नेशनल में या फिर नेशनल को डोमेस्टिक में, फिर ग्रोस को नेट में या नेट को ग्रोस में। सारी चीजें साथ में करोगे तो जिसको जोड़ना उसको घटा दोगे, जिसको घटाना उसको जोड़ दोगे। हो गया सभी का, कोई डाउट पक्का। अब नेक्स्ट वाला गलत नहीं होना चाहिए फिर। कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड बाय फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। नेट वैल्यू एडेड बाय फैक्टर कॉस्ट मतलब एनवीए एफसी। वैल्यू एडिशन से जो आएगा आपका क्या आएगा, जीवीए एमपी, जीडीपी एमपी आएगा। इतनी जल्दी कर दिया, मुझे भी नहीं पता इसका कितना आंसर है। वेरी गुड, गुड। सेल्स में चेंज इन स्टॉक क्या होगा, वैल्यूएशन मेथड है तो हमने क्या लिखा था, वैल्यूएशन मेथड का फॉर्मूला सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, या तो वैल्यू एडिशन लिख लो या सेल्स लिखो। सेल्स या वैल्यू एडिशन प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडियरी कंजम्पशन। तो सेल्स कितनी दे रखी, 450। चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है हमें, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है तो -10 हो जाएगा। इंटरमीडियरी कंजम्पशन कितना है, 200। तो 240 तो जीवीए एमपी आया है ना, इसके बाद निकालो। अब ये तो सही निकाला आपने, मतलब जीडीपी एमपी आ गया। निकालना क्या है हमें, एनवीए एफसी, और आपने निकाला है जीवीए एमपी। अब कौन कौन से दो ही एडजस्टमेंट होंगे, कौन कौन से, ग्रोस को नेट में और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में। देख लेते जैसे कैसे किया आपने, यहाँ पे नहीं देख रहे थे ना, 240 करोड़ है, ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, लेस करेंगे। डेप्रिसिएशन कहाँ पर है, 30। मार्केट प्राइस पे आया, फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, इसको करेंगे। ये ऐड हो चुका है तो 45 को ऐड लेस करेंगे, और सब्सिडी ऐड हो चुका है तो लेस करेंगे। नहीं, इसको क्या करेंगे, इसको इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा 180। वेरी गुड, ठीक है, 180 करोड़ इसका है करेक्ट आंसर। क्लियर हो गए सारे कंसेप्ट, अब गलती नहीं करोगे। और इसमें और क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला भी करिए। छोटा, चलिए इसको करके बताइए। एनआई निकालनी है, नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ
एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब एक्सपेंडिचर मेथड कौन सा, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, और नेशनल इनकम मतलब NNP फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है। अब देखो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा पहले। अगर आप डायरेक्ट इससे निकालोगे तो क्या आपके पास ये वैल्यूज अवेलेबल है क्या, C है हमारे पास, ये रहा, ये क्या है C। अच्छा दोनों से निकालनी है, हाँ तो पहले इनकम से निकाली आपने। इनकम में क्या क्या किया, इनकम का, इनकम में क्या क्या आता है, ये और प्रॉफिट, हाँ ये तीनों आ जाएंगे, ये भी आ जाएगा, या तो आप इन तीनों को ले लो, देखो इन तीनों का टोटल सेम ही होगा शायद, देखो इनका भी क्या होगा 1820 ही आ रहा है, या तो डायरेक्ट इसको ले लो या इनको अलग अलग ले लो, तो आपने इसको दोनों को ऐड कर दिया क्या। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब ही रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट होता है, तो या तो पूरा ऑपरेटिंग सरप्लस साथ में ले लो या फिर रेंट इंटरेस्ट या प्रॉफिट को अलग से ले लो। देखो इन तीनों का टोटल भी 1820, कितना आया इसका आंसर, थ्री सेवन फोर जीरो आ रहा है। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है ना, तो आपने जो निकाला वो तो जीडीपी एमपी आया, उसमें आप क्या करोगे, फैक्टर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दोगे, तो क्या आ जाएगा एनएनपी फैक्टर। अब इसको निकालिए एक्सपेंडिचर मेथड से, ये वाला हो गया क्या आप लोगों का, इनको इनसे पूछ रही हूँ। देखो एक बार वापस देखो, पहले किससे निकाला आप सबने, इनकम मेथड से निकाला। इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा, योगेश बताएंगे, जीडीपी एमपी। क्या होता है इनकम मेथड का फॉर्मूला, कंपनसेशन, इसको कंपनसेशन प्लस आरआईपी मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, बस इन तीनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, जीडीपी एमपी। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, आरआईपी मतलब क्या क्या आ गया, रेंट का ये रहा, इंटरेस्ट ये रहा और प्रॉफिट ये रहा, ठीक है, प्रॉफिट कौन सा, ये 18, इन तीनों का टोटल भी क्या आएगा 1820, और ऑपरेटिंग सरप्लस भी क्या दे रखा है 1820, या तो सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस लिख दो या तीनों का टोटल लिख दो, तो यहाँ पे लिख दिया 1820। मिक्स्ड इनकम कितनी है 700, बोला क्या गया इसमें एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, तो ये तो क्या आया हमारा जीडीपी एमपी, कितना आया ये टोटल 3720। जीडीपी एमपी को कन्वर्ट किस में करना है, इसमें नेट डायरेक्ट टैक्स वगैरह नहीं दे रखा क्या, दे तो रखा है, नहीं नहीं वो तो ठीक है, तो आपने जब यहाँ पे कौन सा मेथड लगाया हमने, इनकम मेथड में ये नहीं आता, इनकम मेथड में बाय डिफॉल्ट क्या आता है, हाँ यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, इनकम मेथड में बाय डिफॉल्ट वैल्यू किसकी आती है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट की आती है, तो यहाँ पे देखिए ये सब हटाओ, इसमें ऐड क्या कर देंगे हम, ये तो हमारा आ गया 3720, इसमें 20 ये ऐड कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम 4, तो कितना आ गया 3740। अब आपको क्या निकालनी है, एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालनी है, क्या क्या ऐड करोगे, कैलकुलेट करो इसको भी कॉपी में जैसे किया था अभी, करके बताओ अभी क्लास में 2 मिनट में इसको, नहीं मुझे नहीं आ रही, मेरी शक्ल से आपको लग सकता है क्योंकि मैं सुबह 8 बजे से पढ़ा रही हूँ कंटिन्यू, इसलिए, बाकी मुझे नींद नहीं आ रही, पढ़ाने वाले को नहीं आती है, पढ़ने वाले को आती है।
ऐसा जब मैं स्टूडेंट थी मेरे साथ भी होता था, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, इसको सोल्व करके बताना है। एक्सपेंडिचर मेथड, हमारी एक मैम लॉ की तो ऐसी थी, कोई बच्चा सो रहा तो मैम बोलती थी उसको परेशान मत करो, सोने दो। 4030, चलो वेरी गुड, सही किया आपने। देखिए एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करना है, इधर आ जाओ वापस। एक्सपेंडिचर मेथड में सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, सी कहां पर है, ये तो हमने कहा लिख दिया, इनकम मेथड में ये गया, इसमें आएगा सी, ये रहा, ये क्या है आई। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ये नेट दे रखा है, हम लिखते क्या है, ग्रोस लिखते हैं। यहाँ पे जो आई दे रखा है नेट दे रखा है, तो इसका मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब इसको यहाँ पे लिख लीजिए डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सी प्लस आई में जो आई आता है ना उसमें ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन आता है, इसको भी ऐड कर दिया। सी प्लस आई हो गया, जी कहां पर है, ये रहा 1100, और एक्स माइनस एम कहां पे दे रखा है, ये रहा 30। तो ये हो गया सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। कुछ बचा है क्या और, तो ये वैल्यू क्या है पहले तो ये बताओ, जीडीपी एमपी आएगी, पूछा क्या गया है, कितनी आई अभी जिसको 3800। अब जीडीपी एमपी को एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो एमपी को फैक्टर कॉस्ट पे लेके आना है। तो एमपी में नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है, फैक्टर कॉस्ट में क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो ये ना इसको कर देंगे -120। बाद में डोमेस्टिक थी, नेशनल पे आना है, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड गिवन होगा इसमें, प्लस और ग्रॉस और नेट है, ये कितना आ रहा है, ये 4030 आ रहा है टोटल। यहां तक तो हमने कर ही लिया, जीडीपी एमपी। आपने तो कुछ और बताया मुझे, नहीं पूरा नहीं बताना था, सिर्फ ये 4030 करोड़ आ गया, 4030 करोड़ क्या है आपका, जीडीपी एमपी आया, इसको एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। तो डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, क्या हो गया, क्या हो गया, जा रहे हो, तो ये क्या तरीका है, तो आप चलती क्लास में ही रख दोगे। अब है ना सजा है कि 14 करके बताओ, अब नहीं जा सकते, 14 करके बताओ फटाफट, मजाक नहीं करी, सब करके बताएंगे कॉपी में। मतलब आपको बेसिक डिसिप्लिन तो क्लास के मेंटेन करके चलने हैं। From the following data, calculate GDP, FC and GDP MP. GDP, FC नहीं GNP FC दे रखा है ना, GDP FC निकालना है, GNP FC गिवन है, सिर्फ किसका एडजस्टमेंट कर दोगे, डोमेस्टिक का नेशनल में, तो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या करेंगे, सिर्फ नहीं नहीं डेप्रिसिएशन नहीं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड,
ग्रोस और नेट में होता है डेफिशिएंट का एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड कहाँ दे रखा है 80। अब देखिए यहाँ पे दे क्या रखा है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है, टू अब्रॉड दे रखा है ना, और हमारे पास है क्या ऑलरेडी जीडीपी एफसी जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, टू अब्रॉड दे रखा है तो इसमें से लेस हो जाएगी 80। कितना आएगा नहीं आ रहा है, ये क्या निकाला है जीडीपी एफसी, जीडीपी एफसी निकालना है, जीएनपी एफसी गिवन है। $6100 करोड़ 61,500, और इसमें से इन्होंने इतना क्यों किया, तो डायरेक्ट भी हो सकता है। एक मिनट, जीडीपी जीडीपी फैक्टर कॉस्ट कैसे किया बताइए डायरेक्ट आपने, देखिए तो ऐसे डायरेक्ट भी हो सकता है। हाँ पर उससे आंसर नहीं आ रहा ना अपना, देखिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे क्या दे रखा है जीएनपी एफसी दे रखा है, पूछा क्या गया है जीडीपी एफसी, तो सब कुछ तो सेम है। कितना आ रहा है 20 का डिफरेंस कैसे आया, इधर देखो मैंने देखो जीडीपी सब कुछ तो सेम है, सिर्फ नेशनल का डोमेस्टिक में ही तो कन्वर्ट करना था, और यहाँ पे दे क्या रखा है फैक्टर इनकम टू अब्रोड दे रखा है, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को तो हम ऐड कर देते हैं, तो फैक्टर इनकम टू अब्रोड को लेस कर देंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड नहीं दे रखा ना कहीं भी। हाँ तो इसमें क्या करेंगे डायरेक्ट 61,500 में से आप तो 80 लेस कर देंगे, पर ये आंसर नहीं आ रहा ना, बात ये ना, चलो इसको कल करेंगे फिर, अब है ना, कल देखेंगे ऐसा क्यों।